नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल की वीडियो और राजस्थान जीके के वीडियोस में डालता हूं, जिसके अंदर आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंक्लूड करता हूं। तो जो भी जिसकी डिमांड होती है, जिसके हिसाब से मेरे को मैसेज करते हैं या बताते हैं व्हाट्सएप पे किसी भी तरह से, तो उनके हिसाब से मैं लेक्चर बना के अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है टेक्निकल के अंदर या राजस्थान के टॉपिक के अंदर याद करने में, या और भी किसी तरह से कोई दिक्कत है, या फिर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं लेक्चर बना के आपको दूँ, तो आप मेरे को मैसेज कर दें, कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। और भी मतलब अलग अलग तरह की नई अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करें। लाइक तभी करें जब आपको पसंद आए, ज़बरदस्ती नहीं कि आप लाइक करें, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा उनको भी मिले, उनका भी नॉलेज बढ़े, उनको भी ज्ञान मिले। तो आज का लेक्चर जो मैंने बनाया है दोस्तों, वो कोई लेक्चर तो नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी थी, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो राजस्थान JEN का होने वाला है, राजस्थान JEN 2022 वाला, तो उसका एग्ज़ाम की डेट आपको सबको पता ही चल ही गई होगी, काफ़ी टाइम से आ रखी है। तो 17, 18, 19 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना है और ये एग्ज़ाम जहाँ तक है पिछली बार की तरह अजमेर में ही होगा, सबको अजमेर में ही बुलाया जाएगा। तो अजमेर में एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसके लिए आप एक दिन पहले जाएं और अच्छे से अपनी व्यवस्था कर लें उसके बाद, ताकि अगले दिन एग्ज़ाम आप आराम से फ्रेश मूड से दे सकें। और एडमिट कार्ड पर थोड़ी बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड के लिए वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, 10 दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा लगभग, यानी कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। तो 10 दिन का गैप रहता है, 8, 9, 10 दिन का रहता है, हफ्ते भर के पहले आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद अब टाइम की बात करें तो टाइम बहुत कम बचा है और नया कुछ पढ़ने का मेरे हिसाब से अब कोई मतलब नहीं है। जो आपने विज्ञप्ति आने से लेकर अब तक जो पढ़ा है उसी को वापस एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसी से आप स्कोर करेंगे। नया कुछ पढ़ेंगे उस चक्कर में आप नया भी अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और पुराना वाला जो आपको रिवाइज़ करना है उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। तो रिवाइज़ करें अच्छे से। और सबसे बढ़िया तरीका जो मतलब मैं मानता हूँ तैयारी के लिए, आपको क्या करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा उसको आपको क्या करना है, अब जो बचे हुए 10 से 15 दिन के बीच का टाइम है उसके अंदर आपको क्या करना है, एक बार वापस से फटाफट 2-2, 3-3 दिन एक सब्जेक्ट को देके आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो चीज़ आप भूल जाते हो बार बार, जो चीज़ आप भूलते हो बार बार, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन संभावना है कि आप भूल सकते हो, तो वो उन पॉइंटों को आप ले लो। जो चीज़ें याद है उनको छोड़ दो, और जो चीज़ें याद है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने लायक है उनको तो आप नोट कर लें, लेकिन जो ठीक ठाक है और आपको याद है उनको छोड़ दें। तो ऐसा करने के बाद पूरे सिलेबस के अंदर से मेरे हिसाब से आपके पास मान लीजिए अगर परसेंटेज में बात करें तो 10% के आसपास या उससे भी कम, 5% मान लो, इतना कोर्स ऐसा होगा जिसमें आप बार बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप भूलते हो, कोई फॉर्मूला हुआ, कोई पॉइंट हुआ, कोई थ्योरी, कुछ भी हुआ, तो जो चीज़ें हैं आप भूलते हो उनको आप क्या करो, नोट कर लो। ऐसे करते करते आप देखिए कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट के 2 से 5 पेज के अंदर पूरा निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। तो इस निचोड़ को आपको क्या करना है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के 2 से 5 पेपर आपके पास होंगे, तो उन 2 से 5 पेपर को देखोगे तो आपके पास लगभग सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा, मान लो 10 सब्जेक्ट है और 10 के बाद 3-3 पेज का आपके पास मैटर रहता है, तो 30 पेज रहते हैं। 30 भी, अगर मैक्सिमम 50 पेज भी हो तो उसको आप एक दिन के अंदर, 24 घंटे आपको मिलते हैं, उसके अंदर आप अगर 6-7 घंटे देके आप अच्छे से रिवाइज कर लो तो वो चीज़ें काफ़ी काम आती। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीज़ें मैंने नोट नहीं करी, मतलब ये सोच लेते हैं अपन, हाँ बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे देख लेंगे, उसके जो आएगा टाइम उसके बाद अपन याद भी कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन बाद में ये चीज़ भी आपको याद नहीं आती कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि मैं बाद में करूँगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ कोई भूल रहे हो, कोई पॉइंट है, तो उसको उसी समय उसी पेज पे नोट कर लो। ऐसे करते करते आपके पास हर एक सब्जेक्ट के 2-3 पेज हो जाएंगे, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कोई पॉइंट्स हुआ, कोई डेफिनेशन हुई, कोई फार्मूला, तो ये सारी चीज़ें आप उस एक 2-3 पेज के अंदर आप नोट कर लोगे। तो ऐसे कर 50-60 पेज आपके पास हो जाएंगे और उनको आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले
बिल्कुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप आराम से पूरा रिवाइज कर लोगे। और आप मान के चलिए पेपर के अंदर से लगभग आपको उन पेपर जो आपने बनाए हैं 50-60 पेपर हर एक सब्जेक्ट के, उनमें से आपको 20 से 30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी मतलब किस्मत देख लो, कुछ भी देख लो, जो चीज़ें हम ये सोच कर छोड़ देते हैं ये तो क्या आएगी या फिर बाद में पढ़ लेंगे, तो उन्हीं चीज़ों में से आपको ज़्यादा मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। फिर आप सोचते हो यार काश मैंने ये नोट कर लिया होता, काश मैंने ये पढ़ लिया होता। तो इस चीज़ के लिए, इससे बचने का जो तरीका है वो यही है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप उसको 2-3 पेज के अंदर एक सब्जेक्ट को ले लो और उसको एक दिन पहले आप रिवाइज कर लो। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा और सिलेक्शन तो पक्का है अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है और बढ़िया से रिवाइज़ किया है। और लास्ट पॉइंट जो आपने बनाए हैं, जो नोट्स बनाए हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो 2-3 पेज के अंदर एक सब्जेक्ट के, अगर यहाँ तक आपने सब कुछ कर लिया है तो श्योरिटी हो जाएगी आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, अगर पेपर फेल ही हुआ तब की बात करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो देखो ऊपर वाले पे है सब। अगर आपने मेहनत की तो आपकी मेहनत कहीं पर वेस्ट नहीं जाएगी। और सही बताऊँ तो पिछले वाला एग्ज़ाम जो हुआ था JEN 2020 वाला, उसके अंदर मैं खुद कुछ पॉइंट से रह गया हूँ, मतलब 1 नंबर से भी कम में रहा, तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन जो नोट्स मैंने बनाए थे छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में, उनमें से जब मैंने आगे नोट किया तो मेरे को कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसा मिल गए थे जो मैंने उनमें नोट किए थे। इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिए, उनमें मैं ये सोचता था कि बाद में पढ़ लेंगे या फिर बाद में याद कर लेंगे या फिर ये तो क्या आएगा एग्ज़ाम, ये सोच कर मैं छोड़ देता। और बाद में एग्ज़ाम में आते भी थे और मैं सोचता अरे यार काश मैंने पढ़ लिया होता। तो जो 2-3 एग्ज़ाम शुरू में मैंने दिए, हालांकि काफ़ी गैप से मैं रहता था, कट ऑफ होती नहीं थी क्लियर, उसमें 5 नंबर से 10 नंबर से रहते थे। लेकिन अब वो 5 से 10 नंबर का डिफरेंस जो रहता था उसको मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने अपनी वीकनेस सारी पहले पता की। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता, मैं क्या गलती करता, मैं उसको एनालिसिस करता और उस चीज़ को मैं कम करने की कोशिश करता। सबसे पहली चीज़, आप ऐसा पॉइंट कोई रखो ही नहीं जब आपको लास्ट में एक्सक्यूज़ देना पड़े कि काश मैंने ये कर लिया होता। अपनी लाइफ से ये काश वर्ड जो है उसको निकाल दो, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपके साथ में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले अपन कुछ नहीं बोलते, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद तो अपने पास रिजल्ट आ चुका है तो हम 100 तरह की बातें कह सकते हैं, मतलब कितनी बातें कह सकते हैं कि यार काश मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा हुआ है जो अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार काश मैंने ऐसा कर लिया था। मैं भी पहले ऐसा करता था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि ये करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया यही है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि काश बोलने की आपको नौबत आ रही है, उस चीज़ को हटाओ और उसको आप अपने एफर्ट्स में क्रिएट करो, एफर्ट्स में कन्वर्ट करो और रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तो उसके अगले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। बट आप डीमोटिवेट ना होएं और अपना सर्कल जो है दोस्तों का वो कुछ इस तरह से रखें कि जिससे आपको मोटिवेशन मिले। कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल निराशावादी होते हैं, बार बार ऐसी बातें करते हैं जिनकी आपको लगता है कि यार ये किस तरह का दोस्त है यार, बिल्कुल निराशाजनक बातें कर रहा है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। ठीक है, और जो अच्छे लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं और उन्हीं के साथ मतलब संपर्क किया। और एक चीज़ जो सबसे बढ़िया चीज़ है, हालांकि उसके लिए इतना टाइम बचा नहीं है, बट फिर भी नहीं करें, अगर ऐसा नहीं हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आने वाले टाइम के लिए या फिर किसी और एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करो, तो उसके लिए आप क्या करो, अच्छे सर्कल के अंदर रहो और उस सर्कल के साथ में आप क्या करो, डिस्कस करो। आप रोज़ के या फिर 2-3 दिन में एक टॉपिक सेलेक्ट करो, अपने 2-3 दोस्तों के साथ में आप इंटरेक्शन करो, टॉपिक को लेकर बातचीत करो, तो कुछ चीज़ें उनकी आपको पता चलेगी, कुछ चीज़ें आपकी उनको पता चलेगी। इससे क्या है, नॉलेज बढ़ेगा। मैंने किसी किताब से पढ़ा, मेरे दोस्त ने किसी और किताब से पढ़ा, तो जो पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं हो सकता है वो उसने नहीं पढ़े हो, और हो सकता है जो उसने पढ़े वो मैंने नहीं पढ़े हो। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं, जो मैंने पढ़ा वो तो मैंने याद किया, लेकिन जो उसने पढ़ा वो भी चीज़ मेरे को याद होगी। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने किया है, मुझे फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं आप सबको ये बता रहा हूँ। और उसके बाद एडमिट कार्ड की बात होगी अपने पास। ठीक है, और जो सिलेबस है पिछले बार के एग्ज़ाम की तरह सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सिलेबस में अब पता ही है आपको, एनवायरनमेंट ऐड किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया है, और एक चीज़ और ऐड की है, पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी। तो ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, पहले भी आपने पढ़े होंगे। फिर भी अगर पढ़ना हो आपको तो एक इसके घर का आती है इन्वायरमेंट की, उससे आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन की तो बहुत सारी किताबें और ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, तो आप उसको यूट्यूब वगैरह से या फिर कोई भी अच्छी साइट हो, जैसे स्लाइड्स है और स्लाइड प्लेट, 2-3 ऐसी साइट हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का, इन्वायरमेंट का मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद राजस्थान जी की तो अनाप शनाप किताबें हैं ही आपके पास,
बहुत सारी है, मतलब आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो जो नया सिलेबस जुड़ा है उसको भी कम से कम 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करें, और बचे हुए टाइम में उस पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने किसी ज़य्यन के एग्ज़ाम में बहुत कम आते थे, या तो आते ही नहीं थे या बहुत कम आते थे, इसलिए बार बार रिवाइज नहीं हो पाए। बाकी सब्जेक्ट तो अपन ने काफ़ी बार रिवाइज कर लिए, तो जो बच्चे सब्जेक्ट जो नए वाले हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है नए टॉपिक्स हैं अपने पास, तो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस वहाँ से हो जाते हैं, तो आप ये ज़रूर करें। और उसके बाद एक चीज़ और जो थी वो क्या थी, वो बतानी थी आपको, कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम फ्रेश मूड से तैयारी करें, टाइम इतना बचा है नहीं आपके पास, तो सिर्फ मतलब रिवाइज ही करें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब आपके पास जितने भी दिन बचे उसमें से आप 10 दिन निकालो, 10 दिन के अंदर जो शॉर्ट नोट बनाने हैं वो बना लो। देखो मैं आपको एक बार बता ज़रूर देता हूँ कि शॉर्ट नोट किस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, शॉर्ट नोट है मेरे, ये सॉइल का है, ठीक है, और ये है आरसीसी का, ये है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, और ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। मतलब मैंने हर एक सब्जेक्ट के बना लिए थे। पहले मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंट के नहीं थे, तो ये रहा इन्वायरमेंट का, इसका भी मैंने बना लिया है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी मैंने बना लिया है। ये मैंने इसलिए बना, अब देखो हर एक सब्जेक्ट के, इसलिए आरसीसी का 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 के पेपर। इसमें थोड़े ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि शुरू से मेरा आरसीसी थोड़ा वीक रहा है, तो मैं सारे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मैं भूलता हूँ तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ, और बहुत सारे कोड प्रोविज़न भी होते हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा चीज़ें नोट करने के लिए भी होती है। आरसीसी आपको पता है स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, तो कितना हैवी पड़ता है। इसके बाद अगर आपको मैं इसका दिखाता हूँ, देखो मेरे पास एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का है, देखो इसके सिर कॉस्टिंग, ये नहीं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का ना, इन्वायरमेंट का, देखो ये भी खाली मैंने इसलिए छोड़ रखा अभी क्योंकि 1-2 पॉइंट्स और नोट करने इसके लिए, और ये दो पेज के अंदर इन्वायरमेंट का पूरा हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही 1-2 मैं आपको और बताऊं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत सही चीज़ है। अब देखो ये है 1 2 3 4 5 6 पेज के अंदर ये इरिगेशन का, हाइड्रोलॉजी का और सर्वे का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। ये मैंने काफ़ी बार पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे, तो ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं नहीं और काफ़ी सारे याद हैं। तो जो पॉइंट मेरे को देखिए, अब इसके अंदर फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, और फैक्ट ये इस पेज फॉर्मूले हैं, ठीक है, और ये देखिए फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशन है। तो जो चीज़ें आप भूल जाते हो, डेफिनेशन होगी, कोई पॉइंट हुआ, कोई फॉर्मूला हुआ, कोई फैक्ट हुआ, इनमें से अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हो बार बार, या आपको संभावना है कि मैं भूल सकता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। तो सारे मिला के ये देखो इतने सी मोटी किताब, एक कॉपी टाइप आपके पास बनेगा, ठीक है, यानी कि एक दिन में आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आप नोट करोगे ना इसके अंदर, तो आधी चीज़ें और याद हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद कर सकते हो। और एग्ज़ाम अगर मान लो अपना 10 बजे होता है, तो सुबह उठ के आप देख लो कि 7 से 9 बजे तक अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, 2 घंटे के अंदर, क्योंकि एक दिन पहले आपने पढ़ चुके हैं, एक दिन पहले आप 2 बार पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। एक बार तो आप क्या करो, एक दिन पहले तो आप वहाँ जाओगे, दिन में पहुँच जाओगे, तो एक बार दिन में पढ़ लोगे, एक बार सोने से पहले रात को पढ़ लोगे 10-11 बजे तक, मस्त पूरी नींद ले लो, सुबह उठो फटाफट जल्दी से, और 2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को बताने थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, और आप जल्दी से खुशखबरी दें अपने घर वालों को और उनका नाम रोशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि एग्ज़ाम मैं भी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, और आप बढ़िया से तैयारी करें, और आपका भी सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको किसी तरह कोई लेक्चर चाहिए हो राजस्थान जीके का, टेक्निकल का, तो आप बेझिझक आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और जिस तरह से आप सीखना चाहेंगे, जिस तरह से आप पढ़ना चाहेंगे, मैं वैसा पढ़ा दूँगा। वीडियो लेक्चर में पढ़ा दूँगा, या पेपर पे नोट करके, या और कोई मटेरियल चाहिए तो आप भी मुझको कर सकते हैं, आपको मैं बता दूँगा कि भैया आपको मटेरियल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस तरह का भी आप चाहिए आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मेन जो पॉइंट वही है कि आप जो रिवाइज़ करें एक बार, और जो पॉइंट आप भूलते हैं उनको नोट ज़रूर करें। उस चीज़ से डेफिनेटली आपको मतलब इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें, तो मान लो देख लो
आपने मान लो पहले 60% सब्जेक्ट कवर कर लिया, ठीक है, फिर आप बार बार भूल रहे हो तो आपका 50% तक ही रह रहा है। अगर आप उस तरह से पॉइंट बना के नोट कर लेते हो बाकी चीज़ें जो बची हुई है, तो आप आराम से 80 से 90% तक आप पहुंच जाओगे, यानी कि 40-50% इम्प्रूवमेंट ही होगा आपको। और क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट जो पहले आप एक दिन पहले पढ़ते हो ना, वो चीज़ें आपको ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है, वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, और वही चीज़ें आप भूलते हो, तो उन्हीं को नोट कर लो और उन्हीं को याद कर लो, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको आराम से उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो देखो आपने पेपर आपका कैसा होना है और आपके जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा, आपने कितना पढ़ा है, कितना टाइम दिया है, कितना अच्छे से याद किया है, कितना रिवाइज किया है। अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और वैसे आपको सबको पता ही होगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसके साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार अच्छा, एक कट ऑफ पे थोड़ी सी बात करनी थी मेरे को। कट ऑफ जो 2020 JN की बात करें तो उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी, जनरल वालों के 100 के आसपास थी, ठीक है, और 2-2-3 नंबर कम करके SC ST EWS इनकी थी, ठीक है, 95 इनकी थी अपने OBC वालों की, ठीक है, और OBC 95 तो थी फीमेल की, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 98 के आसपास OBC की जनरल वालों की, ठीक है। तो कुल मिला के कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, काफ़ी हाई गई है। बहुत सारे जनों को निराशा भी हुई इस कट ऑफ को देख के, और बच्चों का कहना है कि धांधले भी हुए एग्ज़ाम में। तो मैं भी इस बात से सहमति रखता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, बाकी इतनी कट ऑफ जाना संभव ही नहीं है, ठीक है। और पेपर का अलग पैटर्न का पेपर था थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ने वालों के लिए वो पेपर था ही नहीं। वो पेपर ऐसा था कि उसके क्वेश्चन देखोगे ना तो आप बोलोगे कि यार इस तरह के क्वेश्चन कोई पढ़ता भी नहीं है। एक अच्छा पढ़ने वाला बंदा टेक्निकल ऐसे क्वेश्चन देख रहा है जैसे कि कोई फिलोसॉफी टाइप के क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन, जैसे कि एक वो क्वेश्चन आपको पता होगा जो डायमेंशन पूछी थी फील्ड बुक की। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन कोई किताब लेके आता है, मैं राजस्थान जी की कोई किताब लेके आया, धरोहर लेके आया हूँ, राय की लेके आया हूँ, किसी की भी लेके आया हूँ, अब मैं पहले सबसे काम मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं पहले स्केल लेके उसकी डायमेंशन मेज़र करूँगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में राजस्थान जी के अंदर भी इसकी डायमेंशन पूछ लें तो मतलब ये मजाक की बात होगी यार कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप दे देते हो उसके अंदर। मेजरमेंट से क्या करना आपको, किताब की लंबाई लेंथ से यार, हज़ारों तरह की किताबें मार्केट में आती है, हर एक की लंबाई ज्ञात करोगे क्या आप यार? तो मतलब मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। और उसके बाद 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, वो भी एक गलत है। 10% पे तो पेपर ही कैंसिल हो जाता है, एक क्वेश्चन और होता है, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा क्योंकि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद धांधली हुई तो बहुत ही गड़बड़ मामला था। तो मैं तो इस बात से बहुत ही असहमत हूँ यार कि ऐसा कुछ हुआ, और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसमें अच्छे से काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट वालों को ध्यान देना चाहिए, फेयरली पेपर होना चाहिए। इस बार एंटी चीटिंग सेल आया है तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम होगा, नकल करने वालों पर लगाम लगेगी, नकल नहीं होगी, और काफ़ी अच्छा हमको फ़ायदा, इसका बेनिफिट मिलेगा, जो लोग पढ़ते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो आराम से करें। और कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करूं मैं, तो कट ऑफ आपके पिछली बार से आप 10 नंबर आप रिड्यूस कर सकते हो हर एक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है, बचे हुए क्वेश्चन को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कोई नहीं हाथ लगाएगा। और ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो अगर 20 क्वेश्चन किसी ने नहीं किए, 100 के बाद 20 क्वेश्चन बच गए, तो उनमें भी वो तुक्के लगाएगा, जो तुक्का गलत हो गया उसका नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन जो सही हो गया उसके तो नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे 20 में से 5 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे, किसी किसी के 50% भी सही होते हैं। तो वो चीज़ तो अब रही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो अब क्या होगा, आपको अगर 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उनको छेड़ोगे भी नहीं, इससे आपके 5-6 नंबर तो वहाँ से कम हो गए। प्लस किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो लोग लगा देते हैं किसी का सही होता है किसी का नहीं होता। सही नहीं होने पर एक नंबर तो मिला नहीं, एक 1/3 नंबर और कट गया, ठीक है। तो इससे 5 नंबर तक और रिड्यूस हो जाएगी कट ऑफ। तो यूँ मान लें पिछली बार जनरल की 100 गई थी, तो इस बार 80 से 85 तक जनरल की जाएगी, और OBC वालों की इससे थोड़ी सी कम कर सकते हो या इसके बराबर भी रख सकते हो, लगभग बराबर ही जाती है। SC ST की बात करूँ मैं तो उनकी कट ऑफ 70 से 80 के बीच में रह सकती है, ठीक है, और 85 तक भी जा सकती है, ये मेरा अंदाज़ा है। तो फिलहाल मैं यूँ कहूँगा कि 78 से 82 के बीच में SC ST की कट ऑफ रहेगी, और जनरल वालों की 90 के आसपास रह सकती है, ठीक है। ये मेरा अंदाज़ा है कट ऑफ के लिए।
तो फिलहाल आप कट ऑफ वगैरह को बोल के अच्छे से तैयारी करें, बच्चों के दिन के अंदर बढ़िया यूटिलाइज़ करें, टाइम को कंज्यूम बढ़िया से करें, नोट्स बना दें छोटे छोटे, मेहनत करें, टाइम का उपयोग करें, और बस किस्मत के भरोसे ना बैठ के बचे हुए टाइम में आप क्या करो, अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सबका सिलेक्शन हो और आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन की खुशी मिले। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।